हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मई 2024 की आरटीपी में जो केस स्टडी आई थी उसका जो एससीपीएम पोर्शन है वो। ये केस स्टडी मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बहुत लंबी केस स्टडी थी। स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर इसको ले लीजिए, तो मैं इस केस स्टडी को अब करा रहा हूं। ऑल्दो ये आई अराउंड 6 मंथ्स अगो थी, कोई बात नहीं। अब देखिए किस तरीके से केस स्टडी है। अराउंड 11 पेजेस के, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इसमें बातें कही है, कहानी कही गई। और कहानी किस पे है? इंडिगो एयरलाइंस या स्पाइस जेट एयरलाइंस, इनमें से किसी पे एक है। तो आप जब सुनते हैं ना इंडिगो, स्पाइस जेट, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ये लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं और किस तरीके से इनका मोड ऑफ ऑपरेशन। नहीं पता तो आपको ये पूरी की स्टडी पढ़नी पड़ेगी, और पता है तो थोड़ा सा पढ़ के आपको रुक जाना है ताकि आप बाकी चीजों पे वर्क कर सकें। अब केस स्टडी में क्या होता है, आप देखिए, मैं स्क्रॉल जानबूझ के कर रहा हूँ साइड बाय साइड। आपके सामने जब भी इस तरीके की फिगर्स दे रखी है, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 5 पे दे रखी है, तो हमें ये फिगर अभी नहीं पढ़नी। इनको क्या करना है, रोकना है और सोचना है कि क्या इन फिगर्स का यूज है या नहीं है, और है तो उनको कैसे यूज करें। सेकेंड चीज, क्योंकि केस स्टडी बहुत लंबी होती है, जब आप नीचे पेज पलटना शुरू करेंगे तो आप इतने सारे अगर पेजेस पढ़ते जाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एनेक्स्चर है, इसको भी आपको अभी नहीं पढ़ना होगा। दो चीज मैंने आपको एक्सक्लूड करनी समझा दी पढ़ने के लिए। अच्छा, फिर पढ़ना क्या है? आपको सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करना। सर 4 आवर्स का पेपर है, क्या बात कर रहे हो? केस स्टडी बगैर पढ़े कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? मैं समझता हूं दोस्तों। आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत धीरे धीरे पढ़ने हैं, बहुत डिटेल में ये समझना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन। बिकॉज इट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, हर क्वेश्चन के लिए आपको टैग्स वगैरह ले जाने हैं, ठीक है? तो आप वो टैग्स चिपकाते जाएंगे कि अच्छा ये इस बुक का है, ये इस बुक का है, ये इस बुक का है, ये इस कॉन्सेप्ट का है, ठीक है? फिर फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, आप, अब वो देखने भी कैसे हैं, आप इंडेक्स में से देख सकते हैं कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। और बुक के आप अंदर टैग चिपका दीजिए, पेज पे टैग कर दीजिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें, केस स्टडी को पढ़ना शुरू करें, तो धीरे नहीं पढ़ना, तेज पढ़ना। एक है स्लो, एक है फास्ट। और मैं आपको बताऊं, जैसे इसका प्रिंट आउट है, तो पढ़ते कैसे? क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इतनी बड़ी केस स्टडीज के साथ, हम खो जाते हैं। हम सब में से 90% जो है ना, उनको ट्रूली स्पीकिंग, इवन दो दे आर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स, बचपन से सारे स्कूल्स में इंग्लिश बोली होगी, अनसीन पैसेज पढ़े होंगे, सब कुछ किए होंगे। बिलीव मी, whosoever is doing chartered accountancy, 90% will daydream। 90% के साथ क्या होगा, मैं अगर रिजोनेट कर रहा हूं तो बोलिएगा, ऐसा होता है या नहीं? कि आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना, 4-5 लाइन, मैक्सिमम 8-10 लाइन तक तो पढ़ लेंगे, उसके बाद खो जाएंगे। अब ये याद नहीं आएगा कौन सी लाइन पढ़ ली, क्या मीनिंग था, क्या नहीं था। होता है यही? अगर होता है तो देखो, 11 पेज की केस स्टडी, 10-11 पेज, कितने केस चाहिए? 10 पेजेस की केस स्टडी है, तो उसमें कितना ज्यादा होगा? क्या आपको ये गलत फहमी है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को कर पाओगे? नहीं। तो उसके लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूं। आपको बहुत फास्ट केस स्टडी पढ़नी, इसमें डिटेल में गो थ्रू नहीं करना केस स्टडी, बहुत फास्ट केस स्टडी पढ़नी है। और कोशिश करिए पेज को कवर करके, देखिए जैसे ये पेज है ना, तो कोशिश करिए ये पेज कवर कर लीजिए, जिस लाइन को आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही दिखाई दे। चाहे ऐसे कवर कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कवर कर लीजिए, ताकि आपको सिर्फ, जैसे होता है ना हॉर्स को, इफ यू नो, वी डेलिबरेटली कवर इट्स आईज, व्हाई? सो दैट फोकस शैल नॉट मूव। बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपनी आईज को कवर करना है, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से। कई लोग ऐसे करके रीड करते हैं, ताकि आपकी आईज कम से कम इधर उधर जाएं। बिलीव मी, इससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और केस स्टडी पढ़ पाएंगे। नहीं तो विश्वास करिए आपसे नहीं होगा।
अब होता क्या है, स्टूडेंट्स को गलतफहमी हो गई है कि स्टडी पेपर टीचर्स भी बहुत, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं उनका भी कुछ कंटेंट इसमें आ रहा है। हर सब्जेक्ट का टीचर अपने आप को गुरु समझ रहा है इस चीज इसके लिए। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए समझ रहा हूँ एससीपीएम से रिलेटेड। तो कुछ टीचर्स ये गलत बात बोलना शुरू कर चुके हैं कि इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आपने से एक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर ली तो आपका ये पेपर हो गया। मैं बताऊं इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें आपको तैयारी की जरूरत है, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं, केस स्टडी पढ़ने के लिए। आपको ये सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है कि फास्ट केस स्टडी कैसे पढ़ें। आप, मुझे मालूम है, मेरी बात को जरूर मानेंगे और इसको तवज्जो देंगे। ये नहीं कि सोचें कि यार ये तो बोलते ही रहते हैं, नहीं, इसको तवज्जो दीजिए, ट्राई करिए, केस स्टडी पढ़ने की कोशिश करिए। और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे फंसेंगे। अब केस स्टडी जब फास्ट फास्ट पढ़ रहे होंगे तो हमें क्या करना है, एक तरीके से आंसर सर्च करने हैं कि कौन सी चीज कहां पे है। और कुछ चीजों में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब आपके पास यहाँ पे 1.3 नंबर क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एससीपीएम से रिलेटेड है, कानो मॉडल है। अब कानो मॉडल जो है मैंने आपको करा रखा है, यूट्यूब पे भी है, आई विल इंसर्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू नॉट वरी। तो आप इसको कानो मॉडल के लिए बुलाया, कहते हैं केजी एयरलाइंस, थिंक एज इफ इट इज इंडिगो या स्पाइसजेट, हैज डिसाइडेड टू रिमूव ऑफ एक्सपायरेशन डेट ऑन द फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। जैसे रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह होते हैं ना, जैसे आपने कुछ परचेज किया तो रिवॉर्ड पॉइंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलते हैं, वैसे ही जितने ज्यादा आप फ्लाई करते हैं उतने फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिलते हैं इंडिगो में। कहता है इसके अंदर एक्सपायर नहीं होंगे रिवॉर्ड पॉइंट। जैसे एक्सपायर हो जाते हैं 1 साल 2 साल बाद क्रेडिट कार्ड के, आप पता करिएगा पेरेंट्स से, रिलेटिव से, दे विल गाइड यू कि वो रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें हम चेंज करते हैं ये कि वो अब रिवॉर्ड पॉइंट या फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स एक्सपायर नहीं होंगे। इट इज डन दिस टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स फ्लायर्स, ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो इसलिए किया। अच्छा, यूजिंग कानो मॉडल, Which of the following attributes of Kano model does this pertain to? अब इनमें से कौन सी एट्रीब्यूट कानो मॉडल का है? थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम नहीं, परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, रिवर्स क्वालिटी, लास्ट क्या है, डिलाइट। डिलाइट, हाँ, आदमी खुश होगा। आपको डिटेल में सीखना है तो इसके लिए आप कानो मॉडल, क्योंकि मैं यहां बोलूंगा ब्रीफ होगा, आप डिटेल में सुनिए, ज्यादा देर का नहीं है, सुनिए। और डिलाइट इसका आंसर है, ठीक है। जरा सा भी डाउट हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको जरूर रेफर करें। अब बात आती है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब बात आती है 1.5 नंबर क्वेश्चन। तो 1.5 नंबर क्वेश्चन ने मैच द फॉलोइंग बोल रखा है। अब मैच द फॉलोइंग में पोर्टर वगैरह के बारे में बोल रहा है। पोर्टर का क्या दिया है, पोर्टर 5 फोर्सेस, और क्या बोला है आपसे पोर्टर 5 फोर्सेस के लिए कि बस आपको ये मैच करना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट में भी पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़े थे तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। अब पोर्टर 5 फोर्सेस के लिए आपको क्या है, देखिए कंजेशन इन एयरपोर्ट्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग स्लॉट्स, स्टैमरिंग, मेरे मुंह से आज निकलेगा ही नहीं, कंजेशन इन एयरपोर्ट्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग स्पेस। अब आप भी जानते हैं अगर कंजेशन होगा, मतलब अवेलेबल नहीं है पार्किंग स्पेस, तो क्या होगा। अब सप्लायर कौन है हमारा, अगर हम इंडिगो हैं, हमारा सप्लायर है एक तो एयरक्राफ्ट वाला, दूसरा एयरपोर्ट वाला, दो ही तो है, क्योंकि उसके यहीं उतारना है, एयरपोर्ट वाले के। वो कह रहा है मेरा स्पेस नहीं है, ले जा कहीं और उतार ले। हम फंस गए, हमने कहा भाई थोड़े पैसे वैसे ले ले, उतारने दे। उसने कहा ठीक है जी, मैं इतने पैसे लूंगा तब उतारने दूंगा। ओ, पता है ऐसे ही होता है दिल्ली वगैरह एयरपोर्ट, जितने मेट्रो के एयरपोर्ट हैं वो ज्यादा चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स। इसीलिए नॉन मेट्रो एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स जो होती हैं वो चीप होती हैं, समझे, क्योंकि वहां पे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। वो कह रहा है भाई सीधी बात है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं उतरवा रहा, भाग यहाँ से, जो पैसे देगा उससे उतरवाऊंगा। तो हो गया कि नहीं हो गया, सप्लायर के पास बार्गेन पावर आ गई ना। अब आपने कहा कि अच्छा
चलो डी से शुरू करते हैं, ए हो गया, डी पे आते हैं। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड इन्वेस्टमेंट इन एविएशन सेक्टर। अरे अगर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाल दी तो कोई भी घुस जाएगा, मतलब उसके अंदर तो न्यू एंट्रेंट की कोई वो ही नहीं है दिक्कत अब तो, क्योंकि फेवरेबल उसके लिए पॉलिसी है, तो हमारे लिए तो थ्रेट हो गया हमारे बिजनेस के लिए, इसीलिए ये थर्ड आ गया। लो स्विचिंग कॉस्ट टू चूज बिटवीन एयरलाइंस। स्विचिंग कॉस्ट नहीं है, मान के चलिए कस्टमर कह रहा है इसको चूज करूं या उसको, एयर इंडिया लूं, इंडिगो लूं, स्पाइस जेट लूं, सब में एक ही बराबर बात है, एक ही जितना। मेरे को कंफर्ट नहीं चाहिए, मान लो अगर मुझे कंफर्ट चाहिए तो मैं शायद एयर इंडिया एमिरेट्स ऐसे देखूं, इसलिए एमिरेट्स एयर इंडिया अलग कर देता हूं। स्पाइस जेट और से आई एम थिंकिंग अबाउट इंडिगो, दोनों में लो कॉस्ट एयरलाइन से दोनों बराबर है। स्विचिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, मैं आज इस पे हूं कल उस पे हूं, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है उसके पास जो मैं उसी पे टिका रहूंगा। तो आपने कहा फिर हाई कस्टमर पावर हो गई, ऑटोमेटिकली बार्गेनिंग पावर आ गई ना कस्टमर की। अब रिड्यूस नंबर नीड टू ट्रेवल ड्यू टू रिमोट वर्किंग कैपेबिलिटी, रिमोट घर पे बैठ के काम कर सकता हूं, मुझे जाने की कहीं जरूरत ही नहीं। अब ये एक नया थ्रेट है, पहले नहीं था, कोविड में आया। क्या थ्रेट आया? सब्स्टिट्यूट बन गया, वर्क एट होम क्या बन गया? सब्स्टिट्यूट बन गया ट्रैवल का। तो आंसर हो गया ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1.6, नीचे आ गया मैं गलती से, पेज 13, अच्छा यहीं पे। कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस स्कोर कार्ड टेबल फॉर केजी एयरलाइंस, आइडेंटिफाई 2 गोल्स along with corresponding performance measures, कि परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करें वो देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ फॉर और ईच पर्सपेक्टिव, और लास्ट में क्या कहता है? इवेल्युएट करो रेलेवेंस को, किसकी? गोल्स की और परफॉर्मेंस मेजर्स की, केजी एयरलाइंस के लिए। तो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना है। अब देखो टिपिकली होता क्या है, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं एससीपीएम को पूरा वेट देने की, लेकिन स्टूडेंट्स देते नहीं। तो अगर आपने वेट नहीं दिया हुआ, पढ़ के नहीं गए, तो मेरी आपसे एडवाइस है इस क्वेश्चन को हाथ ना लगाओ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं। इसके लिए पेजेस छोड़ दीजिए, आखिर में करिएगा। होता क्या है, एक मिसकंसेप्शन आया। मिसकंसेप्शन क्यों आया? मिसकंसेप्शन इसलिए आया क्योंकि एससीपीएम के जो ऑनलाइन एग्जाम हो गए, सेल्फ फेस मॉड्यूल है ना, तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। स्टूडेंट्स ने लिमिटेड टॉपिक, लिमिटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल करके निपटा दिया उसको। अब उसके लिए नॉलेज आई नहीं क्योंकि सही से पढ़े ही नहीं। सही बात है नहीं? आप में से बहुत सारे, आप में से भी होंगे, क्यों जब क्लास थी, इंस्टीट्यूट की भी जो क्लास थी, मेरी क्लास तो छोड़िए, मैं तो प्राइवेट, इंस्टीट्यूट की क्लास को प्ले करके छोड़ दिए, अपना काम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैड लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो कर लिया और काम। उन स्टूडेंट्स को मेरी ये एडवाइस है, इस क्वेश्चन को ना छोड़ें। इस तरीके से जब कोई क्वेश्चन आए, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पहले कर लें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों यू विल बी शूटिंग योर लेग। आपको पता ही नहीं बैलेंस स्कोर कार्ड क्या तरीके से आपने पढ़ा नहीं, और आप अगर गलतफहमी हो कि लास्ट मिनट में पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, तो वो गलतफहमी दूर कर लो, तो आप वो गलतफहमी दूर कर लीजिए। इसको भी समझने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए मैं हल्का सा बता देता हूं। 4 पर्सपेक्टिव होते हैं जिसपे इक्वल हमें वेट देना होता है। मैंने अपनी क्लास में यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का आपको दिखाया था, बैलेंस स्कोर कार्ड की। आईसीआईसी बैंक किस तरीके से बैलेंस स्कोर कार्ड मेंटेन करता है एम्प्लॉइज का, हर तरीके। यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर का था, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, प्रोसेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको ईयर एंड पे इन 4 पर्सपेक्टिव के बेस पे रेटिंग दी जाती है। वेटेज उन्होंने बता दी किस किस की क्या क्या, जरूरी नहीं सबकी इक्वल वेटेज हो, लेकिन इस तरीके से उन्होंने वेटेज बता दी। तो आपको ये पर्सपेक्टिव ध्यान देने हैं, चारों के चारों पर्सपेक्टिव, चारों में बैलेंस बनाना है। पहला पर्सपेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल। तो आप क्या कहेंगे फाइनेंशियल के लिए? अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं।
इसको खोलिए और सोचिए कि इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं पढ़ा था, दिया था ना है। अब देखो बिना केस स्टडी पढ़े मैंने सीधा आपको आंसर निकालना बता दिया। फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या है? रेवेन्यू फाइनेंस से रिलेटेड है या नहीं है? आप सोचिए, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है और ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है। ये तीन चीजें आ गई कि नहीं आ गई? साथ में देखिए, कहीं पे भी रुपीस आ रहा हो, जहां पे आपको दिखता हो कि हाँ यार मेरा फायदा या नुकसान है रुपीस में, वो आप पूरे की स्टडी में से उठा लेंगे अगर आपको कहीं पे भी रुपीस वगैरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। जैसे यहां पे उन्होंने गोल क्या बोला? कॉस्ट को रिड्यूस करना गोल होगा या रेवेन्यू को बढ़ाना? तो यहां पे क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है, लोअर करना, इंप्रूव करना कॉस्ट स्ट्रक्चर को, और एसेट यूटिलाइजेशन को बेटर करना। एसेट यूटिलाइजेशन मतलब प्लेन ज्यादा से ज्यादा हवा में रहे, कम से कम जमीन पे। ज्यादा से हवा में मतलब अगर लैंड करे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत जल्दी का हो, मतलब रेदर देन रेस्टिंग वो बड़ी जल्दी उड़ जाए। ये नहीं कि 2 आवर्स बैठा हुआ है जमीन पे, सफाई हो रही है, सब कुछ नहीं, 15 मिनट्स में उसको साफ करो, उसका इंस्पेक्शन करो, रिफ्यूल करो, उड़ा दो। समझे? आपको सेकेंड गोल क्या है? रेवेन्यू बढ़ाना। अब इसके लिए आपको केस स्टडी में जब आप पढ़ेंगे तो जो कुछ भी आपको मेजर दिख रहा है, मेजर मतलब कैसे हम मेजर करें, मेजर कैसे करें मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया एसेट यूटिलाइजेशन का, तो आपके लिए एसेट यूटिलाइजेशन का क्या बनेगा? आपका टर्न अराउंड टाइम बेस्ट होना चाहिए, है ना। आप कहोगे आपको कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए क्या होगा? जब हम रेंट पे ले रहे हैं तो आपका लीज कॉस्ट क्या हो? कम से कम हो, मेंटेनेंस जो हो वो कम से कम हो। आप कहोगे जैसे अगर हम एसेट यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं तो जितने लोग बैठे हुए हैं तो कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर हो, जो कॉस्ट है जितने किलोमीटर भी चल रही है पर किलोमीटर हमारी, जो पर सीट जितने भी लोग बैठे हैं उनकी कॉस्ट लोएस्ट हो, विद फ्यूल भी एंड विदाउट फ्यूल भी, तो एक्सक्लूडिंग फ्यूल और विद फ्यूल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जैसे इस केस स्टडी को जब आप पढ़ेंगे तो केस स्टडी में क्या था? केस स्टडी में इस तरीके से था कि नए प्लेन्स आसानी से नहीं मिल रहे थे, कोविड वगैरह के चक्कर में सप्लाई चेन पूरी हैम्पर हो गई थी। तो नए प्लेन, अब डिमांड तो पूरी थी, नए प्लेन मिल नहीं रहे थे, तो मजबूरन हमने लीज करने की सोचा, और जो एग्जिस्टिंग प्लेन्स जो लीज पे थे उनकी लीज को रिन्यू करने की सोचा, खरीदने की नहीं सोचा, क्योंकि हमारे पास कैश रिजर्व्स बहुत कम थे, कॉस्ट वगैरह बढ़ रही थी, रेवेन्यू वगैरह घट रहे थे। तो आपने कहा कि अच्छा, और हमारा लो कॉस्ट एयरलाइंस थी तो हमें कॉस्ट पे ध्यान रखना है। फ्यूल प्राइस रोज चेंज होता है, तो हमें इसके अंदर जो रेलेवेंस है मेजर का और गोल का, हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये याद रखना है कि ये बड़े रेलेवेंट हैं ये सारे, क्योंकि अगर लीज प्राइस चेंज हो गया तो हमारा इंपैक्ट आ जाएगा, अगर आप कहेंगे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो हमें इंपैक्ट आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी आपको अपने हिसाब से लिखनी है ताकि आप इसको समझा सकें डिटेल में कि कैसे ये रेलेवेंट है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए, है ना। ये पूरी बात आपको लिखनी है। आपने और भी चीजें देखी थी, जैसे हमारे पास ये होता है ना फर्स्ट क्लास प्लेन में, या ट्रेन में भी देखा होगा अगर कोई प्लेन में नहीं गया हो, कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, जनरल, तो वैसे ही प्लेन में होता है फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी क्लास, एक टाइप की सीट वाला प्लेन रखना है, अलग अलग टाइप की क्लास नहीं, ताकि उसमें हमारा स्टैंडर्डाइज हो सके, कॉस्ट कम लग सके, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, बेस्ट बेनिफिट निकाल सके। लो कॉस्ट एयरलाइन से हमारा डिफरेंशिएशन एडवांटेज तो हम ले नहीं रहे। और रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यार देखो इसके लिए मेजरमेंट क्या होगा? रेवेन्यू पर सीट। क्या होगा? रेवेन्यू पर सीट क्या है ना। और बाकी एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विस मतलब आपने फूड अगर सेल किया, आपने अगर उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ दिया, सेल बेस पे, फ्री में नहीं दिया, तो इन सब के लिए आप चार्ज कर रहे हैं। तो वो आप कह रहे हैं कि हम लोग कैसे, मेजरमेंट तो यही है, बढ़ रहा है घट रहा है वो, और उसको बढ़ने के लिए आपको फिर रेलेवेंस दिखानी है। फिर से
रेलेवेंस के लिए आप कहेंगे कि क्या वो कॉस्ट के रेलेवेंट में ज्यादा है या कम है, क्या हमने प्रॉपर रूट प्लानिंग कर रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, क्या हमने कोड शेयरिंग वगैरह कर रखी है। कोड शेयरिंग क्या होता है, जैसे एक प्लेन दूसरे के साथ शेयर, ये कोड शेयरिंग और जगह भी आ सकता है इसमें। जैसे मान लो मेरा मैं आपको रियल केस बताता हूं, एयर इंडिया और एमिरेट्स का है। तो कुछ प्लेन्स पे एयर इंडिया वाले छोटा सा वो लगा देते हैं प्लेन के ऊपर ही कि एमिरेट्स के प्लेन पे एयर इंडिया का मार्क लगा देंगे ताकि लगे कि अच्छा ये एयर इंडिया का ही प्लेन है। एमिरेट्स वाले एयर इंडिया पे लगा देंगे तो ऐसा लगे एमिरेट्स का ही प्लेन है, तो वो कोड शेयरिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, लोग खुश होते हैं और हम बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं प्लेन को, है ना। ये वैसे इंटरनल पर्सपेक्टिव में आना चाहिए मेनली कोड शेयरिंग। कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या है, आपने कहा कि यार नए कस्टमर पकड़ो और दूसरा जो एग्जिस्टिंग उनको सेटिस्फाई करो, यही मेन दो गोल होंगे। और क्या गोल होंगे, और भी हो सकते हैं इसी तरीके से। आपने कहा जैसे अगर कस्टमर रिटेन कर रहे हैं, आप नए कस्टमर पकड़ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि यार कितने रिपीट कस्टमर हैं, तभी तो पता चलेगा। कितने अवार्ड आपने जीते हैं, आपके कितने नए कस्टमर आए, रिपीट कस्टमर कितने, कितने अवार्ड आपने जीते, हाई प्रोफाइल अवार्ड, अच्छा, और कितने नए कस्टमर आए। अब इसके लिए आपने लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह निकाला, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें केस स्टडी लंबी है, मैं नहीं पढ़वा रहा। तो जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपने सीआरएम मेंटेन करने के लिए क्या किया, आपने लॉयल्टी प्रोग्राम निकाला, हाई माइल्स रिवॉर्ड प्रोग्राम, और उसके अंदर आपने क्या किया, हाई रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर आपने कहा कि यार इसमें फायदा तो चल रहा था, हम क्या कर रहे थे, रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में फ्री फ्लाइट दे रहे थे कि 10% ऑफ या 20% ऑफ, अगली आप कहीं और जाते हैं, इससे रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो क्या प्रॉब्लम थी, आपने कहा यार कोई अगर बहुत ज्यादा पैसे, मतलब जहां से बहुत कमाई है, कस्टमर ने वहां जाने के लिए डिस्काउंट खींच लिया तो मेरे को नुकसान हो जाएगा रिवॉर्ड पॉइंट के बदले। तो आपने क्या किया था, आपने एयरपोर्ट पे जो स्टोर्स है उससे टाई अप कर लिया था कि ये रिवॉर्ड पॉइंट वहां भी यूज में आ जाएंगे ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। तो आपने ऐसा क्या किया कि कस्टमर आपके साथ ही एसोसिएटेड रहे, इधर उधर ना भटके। तो वो सारी बातें आपने यहां लिखनी है, ठीक है, आपको वो सारी बातें लिखनी है। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपने देखा, जो आपने आपको यहां देखना है कस्टमर से रिलेटेड चीजें, जैसे ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कस्टमर की अनसॉल्व कंप्लेंट कितनी है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है। कितनी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, क्योंकि अगर फ्लाइट कैंसिल होगी तो कस्टमर चिढ़ेगा। तो आपको इनके ऊपर कमेंट देने हैं कि देखो पिछली बार से इस बार ज्यादा हमारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, कंप्लेंट लेकिन बढ़ गई हैं अनरिजॉल्व। तो आप इस चीज का ध्यान रखने के लिए ये मेजर लिखते जाएंगे और इसका रेलेवेंस लिखते जाएंगे कि ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो इससे ये इंपैक्ट आएगा, ये आएगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है, और ये मत सोचना कि ये जो आंसर लिख रहा है एग्जैक्टली वही आपका आंसर हो, नहीं, आपको अपनी बात लिखनी है, इसने अपनी बात लिखी है, इंस्टीट्यूट ने, आपको अपनी बात लिखनी है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, घबराना नहीं, ठीक है। गोल सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आपने कहा कि सर ये हमने अनरिजॉल्व वगैरह के बारे में पूरा लिख दिया। फिर इंटरनल पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव में आप क्या कहेंगे, इंटरनल पर्सपेक्टिव में फ्लाइट ऑपरेशन साइकिल टाइम, मतलब ग्राउंड पे कितना है और आकाश में कितना है, कितने बार सिक्योरिटी लैप्सेस हुए और कितने रेट पे। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लेन कम थे, जमीन पे उतारने के लिए हम चाहते हैं कम से कम जमीन पे रहे, लेकिन स्टाफ कम था, स्टाफ कम था, वी वर ऑलरेडी अंडर स्टाफ, तो हमें और स्टाफ हायर करना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि अगर स्टाफ कम है और आपके इसके चक्कर में सिक्योरिटी लैप्सेस ना हो जाए, ये नहीं कि उसने चेक नहीं किया, इंस्पेक्शन के बगैर उड़ा दिया प्लेन,
पता चला आकाश में अटक गया। ठीक है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है यार, ये गलत है। मैं भी मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हैं, कोई भी मर सकता है। तो और ये सिर्फ डीजीसीए की तरफ से नहीं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये सारी बातें क्वेश्चन से पढ़नी है और फिर यहाँ पे लिखनी है, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना। हाँ, कहानी थोड़ी बहुत रेलेवेंस अपना लिंक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में इसने क्या किया था, जब आप पढ़ेंगे तो केस स्टडी में लिखा था उसने डिजिटाइजेशन चालू किया। तो इंटरनल पर्सपेक्टिव में तो डिजिटाइजेशन भी आ गया कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोसेसेस को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं डिजिटाइज करके। क्यों? इससे जो कैश काउंटर है वो बंद होगा, एम्प्लॉइज खाली होंगे, ऑटोमेशन के चक्कर में आपका बेनिफिट होगा, एम्प्लॉइज की कॉस्ट बचेगी, है ना। और जो आपने अभी तक एजेंट्स को पैसे दे रहे थे, एजेंट को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ना ऑनलाइन एजेंट्स को ना ऑफलाइन एजेंट्स को, आपके साइट से ही खरीद सकता होगा। मैं भी कई बार डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से खरीद लेता हूँ, मैं नहीं जाता कई बार मेक माई ट्रिप वगैरह पे, कंपनी की वेबसाइट पे भी सेम रेट आ रहे होते हैं, मेक माई ट्रिप पे भी मैं जानबूझ के कंपनी की वेबसाइट से ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंपनी की वेबसाइट से लूंगा, कल को कोई इश्यू होगा तो मैं डायरेक्ट की कंपनी से बात करूंगा ना, इंडिगो से, कि मैं तो तुम्हारा कस्टमर हूँ, मेक माई ट्रिप का नहीं हूँ, मुझसे बात करो। और फिर उसको ज्यादा ध्यान भी देते हैं। ठीक है। अब रूट नेटवर्क वगैरह में, जैसे कोड शेयरिंग में आपसे कह रहा था, आपको एक्सप्लोर करना है कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, कि कौन से रूट्स बेटर हैं, कहां पे हम अपने प्लेन उड़ाएं, कहां पे किसी और के साथ शेयरिंग कर लें। लास्ट, लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ, अब इस पर्सपेक्टिव में आपने क्या देखना है, आपने कहा कि कस्टमर स्टाफ को प्रॉपर मोटिवेशन हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, स्टाफ लॉयल हो, आपको यहाँ पे इनोवेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें लेके चलनी होती है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे एट्रीशन रेट, मतलब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने एब्सेंट हैं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं उनको, उनके अंदर। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एब्सेंटीज वगैरह कम करने की, यहाँ पे एट्रीशन रेट बढ़ रहा था हमारा, 10% से बढ़ के 15% हो गया था इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या अप्रोच आप लेके चल रहे हैं उसको रोकने के लिए? क्या आप टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के बीच में कोहेसिवनेस बढ़े, लोग प्रेशर में ना काम करके रिलैक्स वे में काम करें, जॉब से सेटिस्फाई है? ये सारी बातें आपको लिखनी है। और लास्ट, क्या आप प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स है या नहीं, क्या आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं, ग्राउंड स्टाफ को भी, बाकी स्टाफ को भी, क्या आप प्रॉपर एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं ज्यादा एम्प्लॉय की नीड हो, आप हायर ही ना कर रहे हो। तो आप इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मेजर भी लेके चलना है और उसकी रेलेवेंस भी लिखनी है। अब मैंने जो बोला उसमें कई जगह मैंने परफॉर्मेंस मेजर और गोल्स को बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ एब्रप्टली, क्यों? मैं नहीं चाहता कि आप एग्जैक्टली यही पढ़ें और एग्जैक्टली यही लिखें, मैं नहीं चाहता। ट्रूली स्पीकिंग मैं बोल सकता था। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कई तरीके की होती है, कस्टमर कंप्लेंट्स तो एक है, उसमें कितने कस्टमर रेफरल्स आए आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। मैंने यहां पे आपको कुछ नहीं बोला, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, है ना। अब यहां पे अगर आप ठंडे दिमाग से देखिए, इसमें इनोवेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। आप इनोवेशन के बारे में लिख सकते हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर होता है इनोवेशन, होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। आप इनोवेशन के बारे में लिखिए कि कितना हम इनोवेशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, इनोवेटिव आइडियाज को कैसे लेके चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ सर, हम लोग गोल बना देते हैं इनोवेशन का और एक मेजर बना देंगे कि कितने अवार्ड्स दिए इनोवेशन के लिए, कितने नए आइडियाज आए, लिख सकते हो। तो सर ये रट्टा मार के नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रट्टा मारना आपने। what you need to do is you try to understand how to make balanced scorecard. It is not compulsory that you stick to these points. What you need to do is in depth understanding of the concept, वहां पे प्रॉपर केस स्टडी से रिलेटेड जितनी केस स्टडी में जितनी इंफॉर्मेशन है उसको तो लिखना ही लिखना है, उससे रिलेटेड जितने गोल्स मेजर्स हैं और रेलेवेंस उससे केस स्टडी से रिलेटेड कितनी है। अब यहां पे सिर्फ ये चेक किया जाएगा कि आप केस स्टडी से रिलेटेड कितना लेके जा रहे हैं। अदरवाइज कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उठाई बुक और उठा के कॉपी कर दिया बैलेंस स्कोरकार्ड 4 पर्सपेक्टिव, सोच रहे हमारे तो नंबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? अगर आप एग्जामिनर होते तो क्या आप नंबर देते? और अगर आप नंबर नहीं देते
तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और आपको नंबर देगा? समझ में आई बात? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके अंदर आपको बड़ा ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से चलना है, और आपको इस पूरे उसमें केस स्टडी से रिलेटेड बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है। ठीक है? अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखेंगे तो हो जाएगा, नहीं रखे तो उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाओ, उनके लिए स्पेस छोड़ते जाओ, बाकी क्वेश्चंस करो, अदरवाइज बाकी पेपर भी बेकार हो जाएगा। चलो विद दिस, इसके अंदर एक दो केस स्टडी थी, एक में एससीपीएम था, दूसरे में नहीं था, तो मैं पहला केस पूरा मैंने आपको करा दिया है। बाकी मैं अब क्या करूंगा, अब मैं एमटीपीज लेके चालू करूंगा, और केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह भी है उसको भी देखूंगा कि ले सकते हैं या नहीं। एमटीपी तो मैं कराऊंगा जल्दी ही आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाटा बाय बाय।